आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग कल यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग साहित्य पोर्शन के बारे में कल देख रहे थे और उसके बाद लेक्चर बीच में ही लाइट जाने के कारण रुक गया था। तीसरी चौथी यूनिट साहित्य की बात कर रहे थे। वहाँ पर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको ये समझाया था यहाँ पर कि आपको जो साहित्य पोर्शन कवर करना है, इसमें आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का आलोचना की प्रमुख युक्तियाँ। इससे मैंने आपको बताया था कि इससे आपको कुछ मूल टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि षड संप्रदाय, जिसमें से आप जानते हैं कि रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है और चित्त संप्रदाय है। तो इसके 6 क्वेश्चंस या 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि काव्य प्रयोजन आपको पढ़ना है, ठीक है, काव्य प्रयोजन आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको काव्य के जो लक्षण होते हैं सभी ने दिए हैं, वो लक्षण पढ़ना है। मूलतः लक्षणों में यहाँ 2 लोगों के लक्षण की विशेष चर्चा करनी है, जिस पर सेपरेट क्वेश्चन अलग से आएगा। जैसे कि एक तो मम्मट का क्वेश्चन, मम्मट के से क्यों क्वेश्चन आएगा ये मैंने कल बताया था। दूसरा विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ का भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेंगे काव्य के भेद जो होते हैं, है ना, कि काव्य के भेद, जैसे उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, और साथ ही साथ आपको अधम काव्य जिसे चित्र काव्य, शब्द चित्त, अर्थ चित्त कहती हैं। इसके अलावा आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको काव्य के हेतु पढ़ना पड़ेंगे, जो काव्य के हेतु बताए गए हैं मठ या सभी ने, कि काव्य लिखने के लिए क्या प्रतिभा होनी चाहिए। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ऐसा मम्मट ने कहा है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको मैंने कहा था कि शब्द शक्ति से क्वेश्चंस बनते हैं। शब्द शक्ति में मूलतः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। उनके विशेष रूप से तीनों के क्वेश्चन भेद और उपभेद को लेकर के पूछे जाते हैं कि व्यंजना के भेद बताइए आदि आदि। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इस सिलेबस को मैंने बताया कल बहुत डिटेल्स में डिसाइड कर लिया था, चूँकि यार डायरेक्ट हम काव्य प्रयोजन पढ़ना आरंभ करेंगे और इसलिए ये सब हम बात आपको बता रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर काव्य प्रयोजन के बारे में। इतना टॉपिक्स करना है। एक टॉपिक से हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे बनेगा, एक क्वेश्चन इससे बनेगा और ये क्वेश्चन इससे, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें हो गए। एक क्वेश्चन ये हो गया, 6 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन काव्य भेद हेतु का हो गया, और शब्द शक्ति से यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। 4, 1, 5, 6 और 3, 9 और 1, 10 और 6, 16 टॉपिक्स यहाँ पर हैं। 16 क्वेश्चंस मात्र इस अकेले से आपके बन सकते हैं। इस अकेले साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये 16 आपको कवर कर लेने हैं। बार बार यहीं से देखे गए हैं। कैसे देखे गए हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और यही क्वेश्चंस बनेंगे, और PYQ देख करके आपको एनालिसिस भी ये बात हम करवा देते हैं। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए, अब हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो मूलतः काव्य प्रयोजन पढ़ना है, लेकिन काव्य प्रयोजन से पहले थोड़े से हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो यहाँ पर बताया कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो यहाँ इसमें नोट्स में भी लिखे हुए हैं। चूँकि देखिए, ये नोट्स में भी लिखे हुए हैं कि क्वेश्चंस आपको क्या क्या कवर कर लेना है, यही पूछा जाएगा। ध्यान रखना, लिखा है कि काव्य प्रकाश मम्मट का मूलतः है प्रयोजन, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। द्वितीय उल्लास में इसका वर्णन है, प्रथम उल्लास में इसका वर्णन है। आरथी एवं व्यंजना के भेद तीसरे उल्लास में वर्णित है। काव्य के भेद आपको देखना है जो चतुर्थ उल्लास में मूलतः विस्तृत रूप से है। बाकी यहाँ षड संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, ये आपको इसमें पढ़ना है। नोट यहाँ में से 12 प्रश्न या 16 प्रश्न बनेंगे। इस तरीके से आपने देखो ये लिखा हुआ है। इस तरीके से ये बात आपको समझ लेनी है कि क्या क्या होना है, कहाँ से बनना है। ध्यान रखना। सिलेबस के पोर्शन को भी मैंने बताया कि संस्कृत साहित्य आलोचना की प्रमुख युक्तियों को लेकर के। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यही देखना है कि काव्य प्रयोजन पढ़ने वाले हैं तो इस टॉपिक्स मात्र से क्या क्वेश्चंस बने हैं पिछले आपके पिछले 10 साल में। 10 साल के क्वेश्चंस को हम लोगों को यहाँ देखना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे और पढ़ाई करेंगे। देखिए किससे, यानी कि अभी मात्र केवल हम इस बिंदु के सिलेबस के PYQs देख रहे हैं, केवल इसका,
केवल जो ये वाला पोर्शन है कि साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियाँ, जो मैंने बताया कि ये 16 टॉपिक्स आ सकते हैं, इन 16 टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस बार बार आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देखने हैं यहाँ पर। बाकी इसके अलावा भी जब हम लोग बात करेंगे तो एक साथ पहले मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, यानी कि जिसमें सभी के एक साथ क्वेश्चंस रहते हैं ईयर वाइज, कि 2013 में इस तीसरी और चौथी यूनिट के क्या आए हैं, फिर क्या करते हैं, फिर टॉपिक्स वाइज देते हैं आपको PYQ एक साथ 10 साल के करके। जैसे कि साहित्य की आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इससे 10 साल में क्या आया, रामायण से 10 साल में क्या आया, महाभारत से 10 साल में क्या आया, ये सभी हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस में। और वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप अगला पेज देखिए, यहाँ पर साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर के ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे। देखो एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन में बी नंबर में बना हुआ है ये, और ये 2013 में है, 25 अंक का आया है। कहा गया है कि संस्कृत काव्य शास्त्रे स्वीकृतानि काव्य प्रयोजनानि अधिकृत 400 परिमितेषु शब्देषु विमर्शो विधीयताम, कि काव्य प्रयोजन को लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया है। मैंने क्या कहा था, काव्य प्रयोजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि देखो यहाँ पर पूछा गया है। और क्या पूछा कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में बी में पूछा है, मैंने क्या कहा आपसे, मूलतः तीसरे और चौथे में लगा है, कभी कभी ये दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में भी देख लिया जाता है अपवाद स्वरूप, मूलतः तीसरे और चौथे में ही आएगा। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु प्रतिपादितम काव्य लक्षणम सो उदाहरणम विवेच्यताम, काव्य के लक्षणों को पूछा है। 25 अंक का ये भी पूछा है और 2014 में पूछा है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है, ये 14 में पूछा है। किससे पूछ रहा है, संस्कृत साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियों को लेकर के। अब देखिए 2000 उसी को आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बी में पूछा है, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम, किसका काव्य लक्षण, इतने लोगों के काव्य लक्षणों में से किसका काव्य लक्षण सही है, तन्मतानुसारम, आपके मत के अनुसार, कश्च तत्र हेतु, और उसका क्या कारण है कि आपके दृष्टि में वो सही है, समीक्षा करिए। ऐसा क्वेश्चन 15 अंक का आया और 2015 में पूछा गया। तो ये भी काव्य लक्षण को लेकर के है, ये भी काव्य लक्षण को लेकर के है। जो बार बार कहते हैं कि रिपीट होता है वो यही होता है। देखो उसी साल का अगले साल रिपीट हुआ अलग तरीके से। जब यहाँ पर संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य लक्षणों की बात करोगे तो उसमें इन्हीं सभी के काव्य लक्षण ही पढ़ोगे आप। तो यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ भी लिखोगे आप, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। अभी मैं आपको इसका मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सब यहाँ पर आपको बताऊँगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होता है उसमें भी बनने लगे हैं। अब और आगे देखिए, यहाँ पर 2015 का देखा, 2016 में क्या बना, संस्कृत साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियों को लेकर के वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम अस्य भावार्थः सोपत्तिकम सो उदाहरणम विशदीकरणीयः। 2016 का क्वेश्चन है, 15 अंक का है। वस्तुतः ये काव्य लक्षण में ये किसका काव्य लक्षण है आप मुझे बताइएगा। वस्तुतः ये विश्वनाथ का काव्य लक्षण है और काव्य लक्षण मम्मट का है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि। मैंने क्या कहा था कि विश्वनाथ का काव्य लक्षण और मम्मट का काव्य लक्षण, इन दोनों के काव्य लक्षण से स्पेशली पूछा जाएगा सेपरेट क्वेश्चन, वही ये पूछा है। यानी कि जो क्वेश्चन 2014 में आया वही क्वेश्चन 2015 में आया, वही क्वेश्चन 2016 में आया, बस अंतर ये है। यहाँ पर सेपरेट वाक्यम रसात्मकम पूछ लिया गया कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा इससे, यानी कि इस टॉपिक से आप ये बात समझो कि हर बार एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो मैंने 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार आने हैं, एक या दो हर बार आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है 2017 में कि संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादितानि काव्य प्रयोजनानि विवेच्यताम। 2017 में काव्य के प्रयोजन, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, अभी हमने देखा ये रिपीट है। ये यहाँ सबसे ऊपर भी आपको यही क्वेश्चन दिख रहा था 2013 में कि संस्कृत काव्य शास्त्र स्वीकृत काव्य प्रयोजनानि, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है 2017 में। तो ये आपको पता चल रहा है कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ रहा? वेरी गुड।
अब आगे देखो, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 और सी में पूछा गया है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, तो कभी कभी मैंने कहा सिलेबस का उल्लंघन करता है, इसलिए आपको साहित्य तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इन तीनों में से एक ना एक आपको अटेम्प्ट करना ही है, एक ना एक अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेम यही काम 2023 में भी हुआ, यदि देखना चाहो तो आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए देखो, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेपर 1 का। यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, संस्कृत काव्य शास्त्र अलंकार संप्रदाय, मैंने कहा क्या कहा, षट संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ अलंकार संप्रदाय का पूछ लिया गया दूसरे में, जबकि ये किस में पूछा जाना चाहिए, तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में वैसे भी इससे क्वेश्चन पूछा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब बताइए ये क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं आ चुका है, 2017 में वाक्यम रसात्मकम काव्यम आ चुका है, वही 2025 में रिपीटेड हुआ है। और पर यहाँ पर आप देखिए, फिर यहाँ देखा आपने काव्य हेतु विषय निबंधम रचित, काव्य के हेतु के बारे में निबंध लिखिए। मैंने अभी क्या कहा था, काव्य हेतु से, काव्य प्रयोजन से, काव्य भेद से, काव्य लक्षण से क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों दिखा। तो ये यानी कि आपको तीसरा चौथा, एक इसमें देख दिया, तीसरे में, चौथे में दे दिया और एक दूसरे में दे दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, आपके दूसरा तीसरा और चौथा आपको करना ही करना पड़ेगा। चलिए यानी कि दूसरे के करने के लिए आपको तीसरी और चौथी यूनिट साहित्य पढ़ना ही पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है साहित्य छोड़ दो आप। अब देखो, लक्षणा के स्वरूप को पूछा, उसके उदाहरण को पूछा कि लक्षणा क्या है वो बताइए, उसके स्वरूप को बताइए, उसके उदाहरण सहित प्रतिपादित कीजिए। ये 2017 का क्वेश्चन है। जो ये 2016 का क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन 2025 में रिपीटेड हुआ है, आपने देखा अभी। अब देखो, ये 2000 क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया गया, मम्मट का काव्य लक्षण है तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि। वस्तुतः ये सभी जो हैं ये शब्दार्थौ के विशेषण हैं कि तद अदोसौ के शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए, सगुण यानी गुणों के सहित होना चाहिए, सामान्यतः अलंकृत सहित हों, कहीं कहीं अलंकृत रहित भी होंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से इसकी व्याख्या करने को पूछा है, स्पेशली पूछा है। क्यों? क्योंकि मम्मट का और विश्वनाथ का विशेष महत्व है काव्य जगत में, चूँकि इन्होंने, मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के माध्यम से काव्य के जो क्या मूल तत्व हैं उनका विस्तृत वर्णन किया, इसलिए इनका स्पेशली पूछा गया है। और मम्मट, विश्वनाथ ने भी यही कार्य किया और मम्मट की आलोचना भी इस विशेष बात को लेकर के की, इसलिए विश्वनाथ का भी पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रेंडिंग में हैं ये लोग, है ना, काव्य शास्त्र में ये दोनों लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा। चलिए आगे, और यही चीज़ आपको समझना है। ये कैसे समझोगे, धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके आपको ये बात मालूम चल जाती है कि क्या इम्पोर्टेंट है। आगे भी देखो, तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको जब पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो सबसे पहले PYQ एनालिसिस कराता हूँ। अब आपको पढ़ाने के बाद एक एक क्वेश्चंस के बारे में फिर मैं डिटेल्स चर्चा करता हूँ कि देखो ये आया तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये आया तो कैसे लिखना है। वैसे भी मैं जो नोट्स देता हूँ वो आंसर फॉर्मेट में ही देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4B में 2020 में क्या क्वेश्चन बना कि संस्कृत काव्य शास्त्रे विवेचितानि काव्य प्रयोजनानि विशदयत। काव्य प्रयोजन के बारे में पूछा गया, तीसरी बार आया काव्य प्रयोजन के बारे में क्वेश्चन देख रहे हो। फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3B में 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, लक्षणा कतिविधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा कितने प्रकार की होती है, लक्षणा के भेदों से पूछ लिया गया। लक्षणा कतिविधा तस्याह स्वरूपम, उसका स्वरूप बताइए, और सो उदाहरणम, उदाहरण सहित उसका प्रतिपादन करिए। इस तरीके से अब पूछा 2022 में ये एक और क्वेश्चन कि संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्य हेतुओं की विवेचना कीजिए कि काव्य के हेतु क्या है। मैंने क्या कहा, काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है आपको। आगे देखो, यहाँ क्या लिखा है कि व्यंजनायाः स्वरूपम सन्निदर्शनम प्रतिपाद्यताम, कि व्यंजना के स्वरूप को बताइए। तो यहाँ देखो लक्षणा पूछ लिया, यहाँ व्यंजना पूछ लिया, इससे पहले भी लक्षणा पूछ लिया। तो इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पर आप 2025 में ही वाक्यम रसात्मकम काव्यम पूछा, जो कि रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है।
आपको यहाँ पर काव्य हेतु के विषय में निबंध पूछ लिया, जो देखिए यहाँ पर 2022 में पूछा जा चुका है, तो ये भी रिपीटेड है। यानी कि आप समझ रहे हो, यदि आप पहले से ठीक से मेरे से बैच पढ़ लेते 2025 वाले, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीटेड होते और ठीक से कवर होते। ऐसे ही आगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे पढ़ के जाइएगा अच्छे से और इस पर बहुत अच्छा नोट्स बना लीजिए। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो आपके कोई भी इससे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब आप बताइए, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं शुरू में कि ये 15 से 16 टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं, आपने PYQ क्वेश्चंस भी देखा यहाँ, क्या उससे बाहर गया है? बताइए, क्या उससे बाहर आपको जाते हुए दिखा है? नहीं दिखा ना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने ये लिख दिया, ईयर वाइज लिखा है सब कुछ। आप स्वयं से 10 साल का पेपर देख सकते हैं ये बात और डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कोई छोड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये PYQ की बात हो गई। अभी तक मैंने क्या कहा, अब देखो एक बार स्पष्ट रहना चाहिए यहाँ पर। आगे हम लोग चलते हैं। एक मिनट, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर आप देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले बात किसके बारे में कर रहे हैं, क्लियर रहना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर संस्कृत साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियाँ, इस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक्स के अंतर्गत 15-16 क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और उसी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आएगा और वही आएगा जो आप ये कवर कर जाएंगे। तो इसलिए इन 15-16 पर आप बहुत अच्छा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ ये एक्स्ट्रा में पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट ने लिख दिया। मेरे स्टूडेंट की राइटिंग है, उनका ये नोट्स बनवाया है। अच्छा लिखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं मेरे सभी विद्यार्थी। चलिए अच्छा है, आगे चलते हैं। ये टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। फिर मैंने PYQs की चर्चा की, ऐसे आपको PYQ लिख लेने हैं पूरे 10 साल के उस टॉपिक्स के। अब उस साल टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ से। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक साथ काव्य लक्षण मात्र लिख, काव्य प्रयोजन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो काव्य प्रयोजनों को मात्र लिख लिया इन्होंने शॉर्ट में। अब देखो ये सब काव्य प्रयोजन लिखा है यहाँ से। अब ये उत्तर के रूप में लिख दिया, 2013 में आया, 17 में आया, 20 में आया, और कैसे आया ये सब, कैसे आंसर लिखना है, आंसर सहित है ये। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले अब मैं आपको काव्य प्रयोजन के बारे में यहाँ समझाता हूँ, तो समझ लीजिए सबसे पहले, फिर इन सबको दिखाऊँगा। अब टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो 15 से 16 टॉपिक्स हमको इसमें से पढ़ने हैं, उसमें से आज हम लोग पहला टॉपिक्स पढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? काव्य प्रयोजन के बारे में। ये 2020 में लास्ट पूछा गया था, ठीक है, और उसके बाद नहीं पूछा गया है। यानी कि आप ये समझिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? सबसे पहले आगे के वर्षों के लिए, यानी कि अगले साल ही पूछे लेगा, नहीं पूछेगा तो उसके अगले। चूँकि 2-3 साल में 13 में रिपीट किया, 17 में किया, 20 में किया, अब आगे 25 में नहीं किया तो 26-27 में कर सकता है, ध्यान रखिएगा ये। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काव्य प्रयोजन। अब काव्य प्रयोजन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग बहुत डिटेल्स में करते हैं और इसका क्या महत्व है और क्यों ये काव्य प्रयोजन की चर्चा है। देखिए, एक पेज ले लेते हैं, वहीं चल के करो। देखिए टॉपिक्स क्या कर रहे हैं, काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, आप ये बात ध्यान रखो, काव्य का मतलब क्या हुआ? काव्य का मतलब हुआ कवेह कर्म काव्यम, कि कवि का जो कर्म है वही काव्य है। कवि का कर्म क्या है? काव्य, यानी कि लिखना, किताब लिखना। अब देखो, लिखने के लिए कवि लिखेगा, वही क्या है? काव्य है। अब यहाँ पर प्रयोजन, कि कवि किताब क्यों लिखेगा? जैसे कि अब मैं PhD करूँगा और मैं PhD करके इस तरीके से कोई किताब लिखूँगा, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति लिखूँगा, या फिर मान लीजिए मैं इस तरीके से कोई संविधान की कोई किताब लिखता हूँ, तो ये सब मैं लिखूँगा। तो मैं क्यों लिखूँगा? प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदः पीना प्रवर्तते। कोई मूर्ख व्यक्ति भी
बिना उद्देश्य के काम नहीं करता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य और स्वार्थ होता है। तो विद्वान व्यक्ति कैसे करेगा? यानी कि प्रयोजन क्या है? कवि लोग यदि ग्रंथ लिख रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है। तो काव्य प्रयोजन मतलब कि काव्य क्यों लिखते हैं कवि। मैं ये लेक्चर बना रहा हूं तो मेरा इस लेक्चर कराने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। मेरा उद्देश्य होगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करें और मुझे कुछ पैसे मिलें और आप लोग पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो। यही मूल उद्देश्य है, खुल करके कहते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है। ऐसे काव्य आपका उद्देश्य है। आप लेक्चर क्यों देख रहे हैं? कि सर जो पढ़ा रहे हैं यदि ठीक से पढ़ा रहे होंगे और हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। यानी कि संसार में बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता है। तो यहाँ काव्य के भी कुछ प्रयोजन होंगे। और काव्य के प्रयोजनों क्या है? तो क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं? अब आपसे सबसे पहला आपके आईएएस के इंटरव्यू में यही बनेगा क्वेश्चंस, यहीं से बोलते क्या महत्व है इन सबको पढ़ने का? यही महत्व है कि समझ लीजिए पहली बात यही है कि आईएएस क्यों बनना है। क्यों बनना है भाई आईएएस? क्या उद्देश्य है आपका? तो आप क्या कहेंगे? क्या उद्देश्य है आपका का करने का? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप कहेंगे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है आईएएस में इसलिए बनना है। किस लिए? कि पैसे मिले, मंथली पैसे मिले। बताइए कितने लोग आईएएस बनना पैसे के लिए नहीं चाहते हैं? भाई अब भले कहो कि कल्याण के लिए चाहते हैं, वो भी शामिल करेंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो पैसे ही है। बिना वेतन के काम कर लोगे? नहीं। यदि आपको कल्याण ही करना है बिना वेतन के तो एनजीओ खोलो। तो पैसा यानी अर्थ के लिए, अर्थ के लिए यानी कि किसके लिए? अर्थ के लिए। पैसे को संस्कृत में अर्थ कहते हैं, अर्थ के लिए। और यदि इसको संस्कृत में लिखें तो हो जाएगा अर्थ करते। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसे के लिए नहीं, सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण लोग करते हैं, कहोगे आप यश के लिए, समाज में नाम हो जाए। जैसे आपके सर चाहे तो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि प्रोफेसर की कितनी इज्जत है समाज में। बताइए, मेरा जेआरएफ हो गया है, इतना पढ़ लिया है कि एक बार पेपर दे करके निकल जाएगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा। लेकिन प्रोफेसर बन के क्या कर लेंगे? कितनी इज्जत है प्रोफेसर की। आईएएस का एक समाज में भौकाल है, यश मिलता है। तो यश के लिए यानी कि यश से। तो काव्य किसके लिए? तो किसके लिए बनना है आपको आईएएस? बोलो। हालांकि ऐसी ये बात आप इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे। यश से, यश हो, आपका समाज में भौकाल टाइट हो, इसलिए बनना है। दूसरा अर्थ के लिए यानी अर्थ कृते। तो दो हो गए प्रयोजन। कितने हो गए? दो। और क्या होगा? आप इसलिए भी बन सकते हैं कई लोग, जैसे कि मैंने आईएएस की तैयारी की तो मुझे विभिन्न चीज़ों का नॉलेज हो गया। आप देखें कि आईएएस का सिलेबस भाई बहुत अच्छा है। इसमें सामाजिक समझ विकसित हो जाती है, आर्थिक समझ विकसित हो जाती है और राजनीतिक सभी प्रकार की समझ विकसित हो जाती है। तो हम ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, यानी कि ज्ञान के लिए। इसी को कहते हैं संस्कृत में व्यवहार विधि। व्यवहार के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए। तो यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए। फिर क्या होगा? आप ये तो आप हम लोग करते हैं। पहले के लोगों के लिए ये तीन प्रयोजन तो होते ही थे, यश से, अर्थ कहते, व्यवहार विते। वो इसलिए भी कहते थे कि कल्याण के लिए, कि हमारे जीवन में कोई समस्याएं ना आए। क्या ना आए? समस्या ना आए। क्या ना आए? समस्या ना आए। अभी इन चीज़ों को बहुत डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, बस अब सभी सरलता से समझ रहा हूँ। समस्या ना आए या जो भी समस्याएं आए उनका विनाश हो जाए, इसको कहते हैं मूलतः शिवेतर छतई। क्या कहती हैं? शिवेतर, शिवेतर छतई, शिवेतर छतई। ये चौथा प्रयोजन है। ये पहला हो गया
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। शिव इतर छतई, शिव इतर छतई। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है क्या? कल्याण। इतर का मतलब है कल्याण को जो छोड़कर का क्षति हो जाए, यानी कि कल्याण के छोड़ करके क्षति, यानी कि शिव इतर की क्षति हो जाए, यानी कि विनाश की क्षति हो जाए, यानी कि विनाश जो समस्या है उसका विनाश हो जाए। तो समस्या को दूर करने के लिए शिवेतर क्षति का मतलब क्या है? अमंगल को दूर करने के लिए। हिंदी में क्या है? अमंगल को दूर करने के लिए। ठीक है, अमंगल को दूर करने के लिए क्या है? व्यवहार विधि। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेता छतई। और क्या है? इसलिए भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है, सो मजे के लिए कि पढ़ाने में मजा आ जाए तुरंत, तो सद्यः परनिवृत्तये। पांचवा क्या है? सद्यः पर निर्वृत्तये। सद्यः पर निर्वृत्तये, यहां पर आपको दिख जाएगा सद्यः पर निर्वृत्तये, ये पांचवा है। सद्य यानी कि तुरंत, पर निर्वृत्तये मजा आ जाए, आनंद, यानी कि तुरंत आनंद अनुभूति के लिए। ठीक है, तुरंत मजा आ जाए आपको। IAS बन के क्या बनेगा? मजा, है ना। तो काव्यम यश से पैसे के लिए, यश के लिए, अर्थ करते पैसे के लिए, व्यवहार विदे यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिवेतर छतये यानी कि कल्याण अमंगल का विनाश के लिए, सद्यः परनिवृत्तये यानी आनंद की अनुभूति, सद्यः यानी कि तुरंत शीघ्र आनंद की अनुभूति के लिए। पांचवा, हो सकता है आप किसी को उपदेश देने के लिए कोई चीज लिख दें, उपदेश के लिए, इसी यही छठवां प्रयोजन है। बस 6 ही प्रयोजन हैं। इसको संस्कृत में कहेंगे सद्यः पर निर्वृत्तये। यह भी 3 प्रकार का होता है, इसकी बात करेंगे, 6वें नंबर का है। बस यही मम्मट ने 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं कि ग्रंथादि क्यों लिखता है? यश के लिए। किस लिए लिखता है? यश के लिए। कालिदास ने लिखा यश के लिए कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम, यानी कि मंद हूं लेकिन फिर भी कवि के यश को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं रघुवंश जैसा महाकाव्य लिख रहा हूं। तो मंदः कवि यशः प्रार्थी, तो कालिदास ने काव्य किस लिए लिखा? यश के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं कालिदास रघुवंश में स्वीकार कर रहे हैं। अर्थ करते, कुछ लोगों ने अर्थ के लिए लिखा है, उन सब की बातें करेंगे। तो आपको रट लेना है, काव्यम बोलो यश से, दूसरा अर्थ करते, तीसरा ज्ञान के लिए यानी व्यवहार विदे, चौथा क्या बोलो? अमंगल के नाश के लिए यानी कि शिवेतर छतये, पांचवा सद्यः परनिवृत्तये यानी कि तुरंत आनंद की प्राप्ति के लिए। इसलिए हमें काव्य लिखना है। काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे आदि आदि। तो इस तरीके से काव्य के लक्षणों की थोड़ी सी चर्चा की। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है काव्य प्रयोजन, अब पढ़ना है। ये क्या था कि मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए थे। मम्मट ने कितने प्रयोजन बताए? 6 प्रयोजन बताए। कहाँ पर बताए काव्य के 6 प्रयोजन? तो ये 6 प्रयोजन बताए उन्होंने कहाँ पर? अपने काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश में मैंने कल बताया था 10 उल्लास हैं। तो 10 उल्लासों में कौन से उल्लास में बताए? तो प्रथम उल्लास में बताए। तो काव्य प्रयोजन की चर्चा काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में की गई है। तो काव्य प्रयोजन की चर्चा कहां पर है? बोलो। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में की गई है। मम्मट ने काव्य प्रकाश के काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के बताए? तो 6 प्रकार के बताए हैं, इनकी चर्चा करनी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, केवल मम्मट के 6 प्रकार की चर्चा तो स्पेशली क्वेश्चंस बन सकता है कि मम्मट के जो काव्य प्रयोजन है उन अकेले विशेष पर भी क्वेश्चंस बन सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपसे जब क्वेश्चंस पूछा गया है तो ये पूछा गया कि काव्य के प्रयोजन बताइए, और सभी ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। यानी कि जब आप काव्य प्रयोजन की बात करेंगे तो अग्नि पुराण से लेकर के विश्वनाथ जगन्नाथ यानी कि 17वीं सदी तक काव्य के प्रयोजन लोग बताते रहे हैं।
तो अब उन्हीं काव्य प्रयोजनों की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है, एक एक को लेकर के चर्चा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे, अब इसी को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा मैं लिखने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ, यही मैं क्लास में करता हूँ, मैं लिखता कम हूँ, समझाते पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए लिख करके ही लाता हूँ मैं चीज़ों को अधिकतर, यहाँ पर ऐसा लाता हूँ। अब देखो, जब काव्य प्रयोजन की बात करनी है तो आप ध्यान रखिए कि काव्य प्रयोजन क्या है। काव्य प्रयोजन से आशय है काव्य के लिखने से मिलने वाला फल, लाभ या उद्देश्य क्या होता है। काव्य के लिखने से क्या लाभ मिलेगा, आईएएस के बनने से क्या लाभ मिलेगा, किस लिए आईएएस बन रहे हो, तो कोई काम करने से क्या लाभ मिलेगा, उसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, यही काव्य प्रयोजन है। और साहित्यिक जगत में या संस्कृत वाग्मय जगत में ये कहा गया है कि हमें सबसे पहले प्रयोजनम मनुदृश्य मंदोपी न प्रवर्तते, कि मूर्ख व्यक्ति वह बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। मंदोपी, मंद व्यक्ति भी न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होता है, किसमें, बिना प्रयोजन के। तो बिना प्रयोजन के मूर्ख भी नहीं होता है, ये आपको लिखना है यहाँ। दूसरी बात, दूसरा कहा गया है कि जब आप पढ़ाना स्टार्ट करो या कोई भी चीज़ आरंभ करो तो आप सबसे पहले बता दो कि इस मूवी में या इस चीज़ का क्या उद्देश्य है। ये आपको ग्रंथ के स्पष्ट में शुरुआत में ही बता देना चाहिए, किसी भी काम को करने के पहले ही बता देना चाहिए, जिससे कि लोगों को स्पष्टता रहे, समझ में आए। मैंने इस लेक्चर को जब पढ़ाया तब बताया कि मैं आज काव्य प्रयोजन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने टॉपिक्स बताया कि ये सिलेबस है, इस यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, इतने टॉपिक्स इसके लिए कवर करेंगे, और फिर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रयोजन बता देना चाहिए कि क्या प्रयोजन है। यानी कि कहा गया है कि शास्त्र आदौ, शास्त्र के आदि में, मैं तो वीडियो बनाता हूँ तब भी बता देता हूँ, तो मैं यहाँ महत्व इसका बता रहा हूँ कि आप कोई भी काम करें पहले स्पष्ट कर लें। जो स्पष्ट नहीं करता है बाद में लड़ाई होती है। आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो पहले स्टाम्प पर लिख के दीजिए कि मैं इतना दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा। यदि आपको लगता है कोई भी महत्वपूर्ण काम आप करते हैं तो ऐसा करके करिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो बाद में समस्या आएगी। तो इसलिए शास्त्र के आदि में ही तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन, संबंध क्या है उस चीज का और प्रयोजन क्या है, ये सब शास्त्र के आदि में शुरुआत में ही बता देने चाहिए, ऐसा संस्कृत वाग्मय में कहा गया है। ये दोनों कथन कुमारिल भट्ट जी के हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रयोजनम मनोद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सब प्रयोजनम। आगे देखो, जब वेदांत की बात आती है, वेदांत दर्शन की, तो वेदांत सार में सदानंद का वेदांत सार है। इन्होंने वेदांत सार लिखा। वेदांत सार में शुरुआत में ही जब वेदांत दर्शन का आरंभ होता है तो बता दिया जाता है कि वेदांत को पढ़ने का अधिकारी कौन है, यानी कि कौन योग्य है, एलिजिबल है। आपसे जब नौकरी की या कोई भी वैकेंसी निकलती है तो योग्यता पूछी जाती है, अधिकारी कौन है, इसकी अधिकारी कौन है, कौन पढ़ सकता है। जैसे आप, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ की तैयारी करने लगते हैं और उनमें उस चीज़ की योग्यता नहीं भी होती है तब भी करने लगते हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को समझिए, योग्यताओं को समझिए, तभी अधिकारी हैं आपकी नहीं है। जैसे कि आपके पास किसी चीज़ के फॉर्म डालने के लिए यदि आपको एमए डिग्री करने की आवश्यकता है, कि जो व्यक्ति एमए किया होगा प्लस बीएड किया होगा तभी वो उस किसी मास्टर के एग्ज़ाम में फॉर्म डाल सकता है। तो यदि आपके पास एमए और बीएड नहीं है तब आप नहीं डाल पाएंगे। इसलिए चुनाव लड़ने की भी योग्यताएं डिसाइड की गई हैं, हर चीज़ की योग्यता, क्योंकि यही तो आप सबसे पहले ये बता देना चाहिए कि कौन अधिकारी है। तो वेदांत में बताया गया है कि वेदांत को कौन पढ़ सकता है, कौन अधिकारी है। वहाँ प्रमाता के रूप में कहा गया कि वेदांत को पढ़ने का अधिकारी प्रमाता होता है। उसके फिर विशेषण आदि के माध्यम से बताया गया प्रमाता क्या है, तो आदि आदि चर्चा है। फिर बता दो आप कि क्या कि अधिकारी कौन है, कौन पढ़ सकता है, फिर विषय क्या है कि काम क्या करना होगा। तो विषय बता दीजिए कि विषय क्या है। यहाँ है ब्रह्म, यहाँ विषय क्या है वेदांत में, ब्रह्म ज्ञान। क्या है? ब्रह्म ज्ञान, यह ब्रह्म विषय है। मूलतः ब्रह्म की चर्चा होगी वेदांत में, ये वेदांत का विषय है। फिर संबंध क्या है, तो यहाँ पर ज्ञाता ज्ञेय का संबंध होता है कि एक जानने वाला होगा, एक को जानना है, यानी कि जीव और ब्रह्म। यहाँ संबंध क्या है?
जीव और ब्रह्म के मध्य ज्ञाता और ज्ञेय का, तो जीव और ब्रह्म हो गया। फिर यहां पर प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है उस चीज का, क्यों जीव को ब्रह्म का ग्रहण करना है, क्यों करना है, तो इसके दो हैं कि एक तो आनंद अनुभूति के लिए, कि आनंद प्राप्ति हो सके। एक मिनट, थोड़ी सी राइटिंग। आनंद अनुभूति के लिए, दूसरा और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। तो आनंद अनुभूति और ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति। ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति का मतलब है यहां पर कि ब्रह्म के जैसा हो जाना। जैसे दूध और पानी को मिला देते हो तो एक हो जाता है, वैसे जीव और ब्रह्म, जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वह ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं रहता है। ब्रह्म विदो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर आपके प्रयोजन क्या है, आनंद की अनुभूति और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति। संबंध क्या है इनके बीच, तो जीव और ब्रह्म का, यानी ज्ञाता और ज्ञेय का। विषय क्या है, ब्रह्म है। अधिकारी कौन है, तो प्रमाता है। इस तरीके से तो वेदांत में भी ये बात कही गई कि हमें जब कोई चीज़ आरंभ करनी चाहिए तो शुरुआत में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। क्या कहते हैं, बोलो, अनुबंध चतुष्टय। इस अनुबंध चतुष्टय का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, ये वेदांत ने कहा। यानी कि संस्कृत वाग्मय में कुमारिल भट्ट कह रहे हैं, वेदांत में सदानंद जी कह रहे हैं, वेदांत सार में, कि भाई कोई चीज़ आरंभ करो तो सबसे पहले हमें उसका प्रयोजन बता देना चाहिए। प्रयोजन बता देते हैं तो स्पष्टता रहती है, व्यक्ति का मन लगता है, चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें बता देना चाहिए। तो जब आपको पेपर में लिखना पड़ेगा और यदि आप ये तीनों कोटेशंस डाल देते हैं, इस तरीके से जो भी लिख रहे हो वो आप प्रमाणित कर देते हैं, तब क्या होगा, आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब आप देखो, यहाँ पर आपने अनुबंध चतुष्टय देखा, संयोग से एक चीज़ और देखो यहाँ पर। इस बार दर्शन में जो क्वेश्चंस पूछा वो क्या पूछा, देखो, वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंध चतुष्टय को प्रतिपादित कीजिए। देख रहे हो, वेदांत दर्शन के अनुबंध चतुष्टय को पूछ लिया गया। मैं यहाँ साहित्य में आपको बता रहा हूँ, वेदांत जब पढ़ाता हूँ तो वेदांत में भी इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, अनुबंध चतुष्टय को लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया। तो ये वाली बात है। ठीक है, आगे चलती है। अब देखो, तो आप कैसे लिखोगे, इंट्रो लिखना है सबसे पहले आपको पेपर में इस तरीके से। ये इंट्रो है। उन्होंने कहा काव्य के शास्त्र में विवेचित काव्य प्रयोजन को बताइए। तो आप इंट्रो लिखोगे कि काव्य प्रयोजन से आशय काव्य के लिखने से मिलने वाले फल, लाभ या उद्देश्य आदि से है। कहा गया है कि प्रयोजनम मन उद्देश्य मंदापि न प्रवर्तते, शास्त्रादौतेन वक्तव्य संबंधः स प्रयोजनम, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अनुबंध चतुष्टयानि। अब 3 कोटेशन से लिख दो, उसको समझ आ जाएगा कि आपको सब नॉलेज है। आगे देखो, आपको इसकी व्याख्या नहीं करना है। अब आगे देखो, कह रहा उपरोक्त तो बढ़ती संस्कृत जगत में काव्यारंभ। अब जो ये हमने कोटेशन का प्रयोग किया है, ठीक है, ये मेरा ही आंसर है, राइटिंग बस मेरी नहीं है। उपरोक्त तो बढ़ती संस्कृत जगत में काव्य आरंभ के प्रयोजन के संबंध व स्पष्टीकरण की परिचर्चा करते हैं। कि ऊपर बताया गया है कि काव्य का प्रयोजन और संबंध क्या है, उसके स्पष्टीकरण होना चाहिए, करते हैं। यह काव्य शास्त्रियों द्वारा भी अनुकरित है, यानी कि इस बात को काव्य शास्त्रियों ने भी अनुकरण किया है और अपने ग्रंथों को लिखते समय शुरुआत में ही काव्य के प्रयोजनों को स्पष्ट किया है। इसी चीज़ का करते हुए मम्मटकार ने, हालांकि मत में भिन्नता भी सुस्पष्ट है, यानी कि मतलब इस चीज़ का अनुकरण तो किया है, लेकिन काव्य के प्रयोजन क्या होंगे इस मामले में सभी में अलग अलग मत हैं। तो मत में भिन्नता भी सुस्पष्ट है, तद्य था। अब एक एक का लेकर के यहाँ भरत मुनि से लेकर के हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि काव्य के प्रयोजन क्या है। भरत मुनि से लेकर के सभी के काव्य प्रयोजनों को हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने क्या कहा है काव्य प्रयोजन को लेकर के। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही
अब आप देखो तो क्या कहा है काव्य प्रयोजन को लेकर के, आपको ये बात समझ में आया इतना कि काव्य प्रयोजन को लेकर के मत भिन्नता है। अब हम लोग देखते हैं भरत मुनि के संदर्भ में कि भरत मुनि काव्य प्रयोजन को लेकर के क्या कहते हैं। देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने समझा कि काव्य के प्रयोजन क्या है। काव्य के प्रयोजन का मतलब ये है कि काव्य के लिखने से क्या फल मिलेगा, ठीक है। तो उसको हमें शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए प्रथम काव्य प्रकाशकार ने भी इस संस्कृत वाग्मय की परंपरा का अनुसरण किया। इस परंपरा का अनुसरण वेदांत ने भी अपनी सदानंद जी ने वेदांत सार में भी किया। उन्होंने शुरुआत में ही अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी चारों का वर्णन करते हुए ही वेदांत दर्शन को आरंभ किया। वही काम यहाँ मम्मट काव्य प्रकाशकार भी कर रहे हैं। तो अब काव्य प्रयोजनों के बारे में मम्मट तो कर ही रहे हैं, लेकिन मम्मट के साथ शुरुआत से लेकर के आपको सबको पढ़ना है कि किसने काव्य प्रयोजन क्या कहा, कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है। देखो सब अलग अलग बताते हैं, मत भिन्नता है। भरत मुनि कहते हैं, जो कि प्रथम सदी के हैं, लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व ईस्वी के हैं। मतलब आप समझो सबसे पहले भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही इस मामले में आया। तो इन्होंने नाट्यशास्त्र में अपने प्रयोजनों की चर्चा की कि काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं। तो इन्होंने लिखा कि उत्तम अधम मध्यमानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखादिकृत दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति धर्म्यं यशस्यम् आयुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति। इस तरीके से लिखा। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। पढ़ करके इसलिए समझा दिया कि आप लोग पढ़ पाएँ चीज़ों को। देखो इन्होंने क्या कहा कि उत्तम अधम और मध्यम तीनों प्रकार के जो नर हैं उनके लिए ये है। चूँकि जब इन्होंने अपना नाट्यशास्त्र लिखा, उन्होंने वहाँ पर तीन प्रकार के लोगों की चर्चा की, उत्तम मध्यम और अधम। तो उन सभी प्रकार के लोगों के लिए महत्व आवश्यक है क्या, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र का मतलब मूवी, नाट्यशास्त्र का मतलब आप समझ लो मूवी, यानी कि मूवी देखना है आपको। क्यों, तो सभी लोग मूवी देखते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आज भी तो ये तीनों वर्ग दिखाई देते हैं, अलग तरीके से दिखाई देते हैं। एक मिडिल इनकम, लोअर इनकम, हाई इनकम, तीनों प्रकार के। तो सभी लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। किस लिए, आनंद के लिए। तो कुछ लोग देखते हैं हितोपदेश जन्म। काव्य किसके लिए होता है, तो हितोपदेश, अच्छा कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए। कई मूवी आती हैं जो अच्छी शिक्षा प्रदान करती हैं। तो काव्य किस लिए लिखा जाता है, हितोपदेश देने के लिए, अच्छा उपदेश देने के लिए। जैसे कि माघ कवि ने या भारवी ने अपना जो काव्य लिखा उसमें जनता को जागृत किया। तात्कालिक जो राजनीतिक अव्यवस्था चल रही थी, छोटे छोटे राजा बनते जा रहे थे, सामंत होते जा रहे थे, और अखंड भारत विखंड होता जा रहा था। तो वहाँ कालिदास वो भारवी लिखते हैं कि हम सबको मिलकर के चलना चाहिए, राजा और मंत्री मिलकर के चलेंगे तभी क्या होगा, राज्य अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। ये वाली बात करते हैं, है ना। और मित्रता की बात करते हैं राजा के और उसकी कि सकिम सखा शास्ति न योधिपम हितान्न यह संस्कृते सकिम प्रभु आदि आदि, ठीक है। इस तरीके से तो हितोपदेश के लिए, यानी कि काव्य किस लिए लिखना है, तो इन तीनों प्रकार के लोगों के लिए। दूसरा हितोपदेश के लिए, और क्या, धृति यानी कि बुद्धि बढ़ने के लिए, जैसे कि आपके क्या हो सके, बुद्धि में वृद्धि हो सके, ज्ञान में भी वृद्धि हो सके। और क्रीड़ा, कुछ लोग क्रीड़ा के लिए, उत्साह के लिए, सुखाधिकृत, कुछ लोग सुख के लिए। इन सभी के लिए काव्य का या नाटक लिखा जाता है, काव्य लिखा जाता है। दुखार्तनम, अब क्या कौन कौन देखेगा, तो जो दुख से पीड़ित हैं, दुख से आप पीड़ित होंगे तो आप देख लेंगे, दुख वाला गाना सुनते हैं, दुखी वाली मूवी देखेंगे, सैड मूवी देखेंगे, है ना। और अब यदि आप थके हुए हैं तो कुछ कॉमेडी देख सकते हैं, शोकार्ता नाम शोक वाले देख सकते हैं, ना। कि प्यार का जो, कोई नहीं, गाना नहीं सुना रहा हूँ आपको, क्लास में सुनाते रहता हूँ। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। समझ में आ रहा। तो दुखार्ता नाम
शोकार्तनम, दुख में जो डूबे हैं और शोक में डूबे हैं उनके लिए भी काव्य है, यानी काव्य लिखा जाता है। पढ़ लेते हैं वैसी सैड स्टोरी। श्रमार्तानम, जो थक करके आ जाते हैं दिन भर काम करके, चलो थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं। तो रील्स स्क्रॉल करते हैं, वही है कि श्रमार्ता नाम तपस्वी नाम, वो जो तपस्वी जन है उनको भी कुछ ज्ञान मिल जाता है। चलो पढ़ने के लिए, आप लोग विद्यार्थी हो, तपस्वी जन हो, आप पढ़ने के लिए देखते हो, है ना। तो किसके लिए कि उत्तम अधम मध्यमाना नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जन्म धृति क्रीड़ा सुखादिकृत। दुखार्थ, जो दुख में डूबे हुए हैं, श्रमार्ता नाम, श्रम में जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, शोकार्ता नाम तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले, सोते समय, विश्रांति के काल में, जब आप आराम कर रहे हो तो उस समय में, विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद भविष्यति, इस नाट्य का निर्माण किया गया है कि लोग क्या कर सकें, ऐसे नाट्य को देख सकें। अब विश्रांति जननम काले का मतलब उस समय कि शाम का, संध्या का, सोने के आसपास, उस समय 9-10 बजे देख लो। आगे कह रहे हैं केवल ये नहीं, धर्म्यम, धर्म को आपको बढ़ाना है तो यज्ञ करवा, नाटक करवा दीजिए। अच्छा नाटक करवाएंगे लोग सीखेंगे। धर्म के लिए भी, यशस्यम, यश के लिए भी, आयुष्यम, आयु बढ़ने के लिए भी, हितम, हितकर हितोपकारी कार्य करने के लिए, और बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि के बढ़ने के लिए भी आप नाटक का निर्माण किया जाता है। तो धर्म्यम, धर्म के लिए, यशस्यम, यश के लिए, आयुष्यम, आयुष्य के लिए, यानी कि आयु वृद्धि के लिए, हितम यानी हितकारी कार्य के लिए, बुद्धि के वर्धन के लिए, बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जन्नम, और लोक के उपदेश के लिए, नाट्यम एतद भविष्यति, यह नाट्यशास्त्र लिखा जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि नाट्यशास्त्र क्यों लिखा जा रहा है, उद्देश्य बताए हैं, और यही उन्होंने सब कुछ उद्देश्य बताए हैं। तो ये भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य के प्रयोजनों को बताया वस्तुतः कि काव्य के प्रयोजन क्या होना चाहिए। तो अब आपको बताया है। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे सर नोट्स दे दीजिए। अब आप लोग जो नोट्स लेते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, नोट्स में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, इसका जो अर्थ मैंने आपको हिंदी में आपको समझाया, ये अर्थ वहाँ पर नहीं समझाया जाएगा नोट्स में, क्योंकि इनका अर्थ समझाने लगेंगे तो 5000 पेज का नोट्स हो जाएगा। इसलिए ये क्लासों में समझाया जाता है कि क्लासों में आप इनके अर्थ को समझो और फिर यूज करो इनको। कि अब क्या ज़रूरत है आपको, बताइए इसके अर्थ की। अब तो आपको अर्थ समझ में आ गया, अब श्लोक याद कर लो, या आसानी से हो जाएगा। उत्तम अधम मध्यानाम नराणाम संश्रयम हितोपदेश जननम धृते क्रीड़ा सुखाधिकृत दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। तो इस तरीके से नाट्य लिखा गया है। ये आपने भरत मुनि के बारे में पढ़ा। अब भरत मुनि के बाद क्या हुए, भरत मुनि प्रथम सदी के थे। अब प्रथम सदी के बाद सीधे 600 साल बाद आए हमारे भामह, 600 साल बाद आए भामह भरत मुनि के, जो आए 6वीं सदी ईस्वी में। इस समय भारत में हर्षवर्धन काल का अंतिम समय चल रहा था, हर्षवर्धन काल चल रहा था। और ये कहते हैं कि न कोई काव्य क्यों लिखना है, क्या उद्देश्य है, तो कहते हैं चारों वर्गों की प्राप्ति के लिए, प्रीति व कीर्ति के लिए काव्य लिखना है। क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा कि 4 वर्ग की प्राप्ति। 4 वर्ग क्या होता है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी 4 वर्ग, चतुर्वर्ग कहा जाता है 4 पुरुषार्थ को। किसे कहा जाता है, जो 4 पुरुषार्थ हैं उन्हें ही चतुर्वर्ग कहा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, है ना। धर्म के लिए, यदि आपको धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, अर्थ के लिए, पैसे के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, के वैचक्षण्यता यानी निपुणता के लिए, करोति कीर्तिम पीर्तिम च, कृति और प्रीति, करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, एक अच्छे काव्य का निर्माण। आज मेरे पास पानी नहीं है, बोतल रखी है, उसी से पी लेता हूँ। मैं पानी रख लेता हूँ।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा, और ऐसा पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, साथ में कीर्ति हो आपकी। कीर्ति मतलब कब वही है, यश फैले आपका, और प्रीति यानी कि प्रेम, मजा आए आपको, तो आनंद। प्रीति मतलब आनंद, और कीर्ति मतलब यश, कि एक तो आपको उस चीज़ में आनंद आए, मूवी क्यों देखते आनंद आए, और कीर्ति हो। मूवी देखा है भैया मैं, कौन, सैयारा तू तो भूला नहीं है, समझ में आ रहा। तो कीर्ति कीर्तिम चा, यानी कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु चा करोति कीर्ति प्रीतिम चा साधु का विनिबंधनम, के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए, उनमें निपुणता के लिए, साथ ही कीर्ति और प्रीति के लिए अच्छे काव्य का निर्माण किया जाता है। ये उद्देश्य बताए भामह ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपने सबसे पहले किसके देखे, भरत मुनि के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, भामह का। अब भामह 6वीं शताब्दी के बाद सीधे 8वीं सदी 200 साल बाद आए वामन। अब आप भी एक बात और ध्यान रखना, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये, जो इस बार पूछा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामह। क्या है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये कहते हैं काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक मिनट, कहते हैं काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण है। और जो भरत मुनि थे वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, भरत मुनि। कब आए, प्रथम सदी में। 6वीं सदी में कौन आए, भामह। किस संप्रदाय के प्रवर्तक, अलंकार के। इसके बाद आए वामन। वामन किस संप्रदाय के हैं, तो रीति संप्रदाय के। ये कहते हैं रीति आत्मा काव्य से, काव्य की आत्मा क्या है, रीति, और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब इन्होंने क्या कहा काव्य के प्रयोजन में, तो ये कहते हैं काव्य के 2 प्रयोजन हैं, एक जो दिखाई देता है और एक जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई यानी कि जो दृष्ट है, जो दिखाई देता है, और एक अदृष्ट है। तो कह रहे हैं दृष्ट एवं अदृष्ट रूप में 2 काव्य के प्रयोजन हैं। उनसे पूछा गया भैया दिखाई क्या देता है, तो बोले दृष्टम यानी कि अदृष्टम, बोले जो आपकी कीर्ति होती है वो आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में मजा आता है, कीर्ति हो रही है ना। और दृष्टम जो आपको दिखाई देता, मजा आ गया, वाह क्या मजा आया, है ना। तो यही वाली बात है। तो दृष्ट और अदृष्ट के काव्यम सद, काव्य के 2, दृष्टा अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। तो किस लिए, प्रीति और कीर्ति के लिए, जो क्या है, दृष्ट और अदृष्ट है। तो काव्यम सद दृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, इसके लिए काव्य लिखा गया है। ये किसने बताया, ये वामन ने बताया, जो कि 8वीं सदी के हैं। ये आपको वामन का याद रखना है। वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रीति के। आगे हैं ध्वनि संप्रदाय वाले आनंदवर्धन। ये भी 8वीं सदी के मध्य या अंतिम के ही समय में रहे हैं, और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो कि 4था संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय, ठीक है। और ये कहते हैं कि काव्य में ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला संप्रदाय भरत मुनि का, कौन सा, रस संप्रदाय, प्रथम सदी में। दूसरा 6वीं सदी में भामह का अलंकार संप्रदाय। तीसरा 8वीं सदी में वामन का रीति संप्रदाय। चौथा ध्वनि संप्रदाय 8वीं सदी के अंतिम में, किसका, आनंदवर्धन का। लेकिन ये क्या कहते हैं काव्य के प्रयोजन पर, ये कहते हैं रसादयः प्रयोजनानि। अब रसी कहेंगे ना, रस संप्रदाय के ध्वनि के हैं, तो कि ध्वनि और रस में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतिम बात वही है। तो हालांकि अंतर तो काफ़ी है, लेकिन ठीक है। ये रसादयः प्रयोजनानि कहते हैं कि रस आदि ही जो है, रसादयः यही सब क्या है, प्रयोजन है, कि अच्छा मज़ा आ जाए, बस यही सबसे बड़ा मूवी क्यों देखें, मज़ा आ जाए भाई, मज़ा आ गया, पैसे पट गए, खाना खाया, अच्छा खाना मिल गया, वाह पैसा वसूल हो गया, है ना, ये वाली बात। अब आया तो कुंतक आए। कुंतक आप देखो ये वक्रोक्ति के हैं। कुंतक क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय के। और वक्रोक्ति में काव्य का प्रयोजन ये बताते हैं कि धर्मादि साधनोपाय, धर्म आदि, ये 10वीं सदी के हैं कुंतक, ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो 5वें नंबर का आपका संप्रदाय है। और ये कहते हैं कि धर्म आदि का साधन का उपाय है, सुकुमार क्रमोदिता है, इसमें सुकुमारता यानी आनंद मिलता है,
काव्यबंधो अभिजाता नाम हृदयाल्लदकार का, ये जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लेख हैं, उनके आनंद के लिए है। तो धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधोभिजाता नाम हृदयाल्लदकारका व्यवहार परस्पंद सौंदर्यम व्यवहार भी सत्काव्यधिगामादेव सत्काव्यधिगमादेव आगमादेव लिखा है। नूतन औचित्यमाप्यते चतुर्वर्ग फलस्वाद मप्यतिक्रम्य तद्विदा काव्यामृतरसेनान तचमत्कारो विजनते, है ना। तो कुल मिलाकर के इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण इस काव्य के लक्षण में बात है, इनका आपको प्रयोग नहीं करना है इतना, चूँकि इतना प्रयोग नहीं करना, केवल एक ही प्रयोग करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग कहेंगे सर यूपीएससी में इतना श्लोक प्रयोग करना, नहीं, जहाँ जहाँ 3-3 दिया है ना, तो ये वाला प्रयोग नहीं करना है, इनका केवल इतना ही महत्वपूर्ण है कि चतुर्गर फल स्वाद, ये वाला इतनी वाली लाइन केवल इनकी इंपॉर्टेंट है, इतनी ही लिखनी है पेपर में कि चतुर्वर्ग फल स्वाद मप्यतिक्रम में, कि चारों वर्ग के फल के ज्ञान के लिए ही हमें क्या करना है, उनका फल के लिए ही काव्य लिखा जाता है। ये मूल बात है इनकी, तो इतना ध्यान रखना है। ये सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक साथ इसलिए करके दे दिया है कि आपके साथ नोट्स में लिखा रहे, ध्यान रखना ये बात। तो ये हो गया, यानी कि देखो इसमें से भी आपको सब नहीं प्रयोग करना है, केवल ये जो लास्ट वाला है ये वाला प्रयोग करना है पेपर में, ये वाला, ये तीनों प्रयोग नहीं करने हैं। इतना प्रयोग करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, याद नहीं रहेगा। तो आपको महत्वपूर्ण मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ सभी लीजिएगा। अब आगे देखो, अब आए हमारे मम्मट काव्य प्रयोजन की बात करते हैं। और मम्मट आए इसके बाद, मम्मट 11वीं सदी में आ चुके, अपन लोगों ने इससे वक्रोक्ति संप्रदाय के वालों को देखा ही है। अब मम्मट आए 11वीं सदी में, इन्होंने काव्य प्रयोजन लिखे और इन्होंने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजनों को लिखा। और उन्होंने बताया 2 लोगों के लिए, इससे कवि के लिए 3 लाभ हैं और पढ़ने वाले के लिए भी 3 लाभ हैं। इसमें 2 वर्ग को बांटते हैं हम लोग। कवि को क्या मिलेगा, यश की प्राप्ति मिलेगी। काव्यम यश से, आप IAS के बनोगे तो क्या होगा, यश प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। यश प्राप्ति पढ़ ही लिया था पहले, धन प्राप्ति स्वेतर छतई अमंगल का नाश होगा। तो यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और स्वेतर छतई अमंगल का नाश होगा। दूसरा क्या होगा, व्यवहार विदे सामाजिक ज्ञान होगा। सद्यः परिनिवृत्तये तुरंत आनंद की अनुमति होगी। कांता सम्मित तयोपदेश योजे, इसका मतलब है कि आपको ज्ञान के लिए, यानी कि आपको ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा और व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये कवि के लिए 3 और पाठक के लिए 3, 6 प्रयोजन बताए हैं और इन पर सेपरेट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब देखो इनके एक के बारे में बात करना है। इनका जो काव्य प्रयोजन का एक पद्य है, ये जो काव्य प्रकाश में आया है, इसको आपको रट लेना है। काव्यम यशसे अर्थकते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परिनिमित्तये कांता सम्मित तयोपदेश योजे। ये UGC नेट वालों को डायरेक्ट क्रम से लगाने को पूछा जाता है। 18 जून 2024 को ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया था। हालांकि मैं UPSC के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ये बता दिया। चलिए, तो एक क्रम से पूछा जाता है कि, तो आप लोगों को भी जो पढ़ रहे हो वो ध्यान रख सकते हैं, बाकी कौन भी पढ़ रहा होगा UPSC वाला। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखा आपने। अब एक की चर्चा करते हैं मम्मट की, चूंकि इन पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो चूंकि इसको विशेष रूप से पढ़ना है कि काव्य यश के लिए लिखा जाता है। किसके लिए, यश के लिए। तो जैसे कि कालिदास ने स्वयं रघुवंश में कहते हैं, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमेश्याम उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोवात उड़ुपेनास्मि सागरम। तो यहाँ मंद हूँ, मूर्ख हूँ मैं, लेकिन कवि यशः, कवि का यश चाहता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो जैसे यश के लिए कालिदास ने लिखा, तो उदाहरण दिया आपने। इसी प्रकार दंडी, बाणभट्ट जैसे कवियों ने भी काव्य के माध्यम से कीर्ति को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया। और कहा भी था अभी पहले कि यश के लिए लोग लिखते हैं, तो ये यश के लिए हो गया। अब अर्थ के लिए, पैसे के लिए कुछ लोग किताबें लिखते हैं, आपने देखा होगा। आज भी लिखते हैं कुछ लोग पैसे के लिए। जैसे कि पैसे, पहले ज़माने में राजा किताबें लिखवा करके अपने नाम से पब्लिश करवा देते थे। यही बात आज भी होती है कि जो हमारे कोचिंग संस्थान वाले या कई लोग होते हैं, वो दूसरे से लिखवा करके अपने नाम से पब्लिश करवा देते हैं, उसको पैसे देते थे कुछ। तो अर्थ के लिए, पैसे के लिए, यानी कि धावक नामक एक कवि हैं,
जिन्होंने श्री हर्ष के लिए रत्नावली जो है नाटिका वो लिखी थी। यानी कि रत्नावली नाटिका जो श्री हर्ष की प्रसिद्ध है वो धावक नामक कवियों ने लिखी थी और पर्याप्त धन भी प्राप्त किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो पैसे अर्थ के लिए भी लिखते हैं, और अर्थ के लिए किसने लिखी है? तो धावक कवि ने श्री हर्ष को रत्नावली नाटिका लिख करके दी है। ये अर्थकृते का उदाहरण है, इसको आपको पेपर में बताना है कि अर्थकृते भी लिखते हैं। व्यवहार विधि, व्यवहार ज्ञान के लिए, यानी कि राजा आदि के उचित आचार के पालन की शिक्षा के लिए भी राजा मतलब काव्य इसलिए लिखवाते हैं कि जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया, ठीक है, वजह से भारतीय संविधान लिखवा दिया गया। अब हम लोगों को क्या हो कि हम लोगों को इसका नॉलेज हो जाए